नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आप सभी का डीडी बिहार के इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त सृष्टि। दोस्तों, पैसा बहुत बड़ी ज़रूरत है। ऐसे में आवश्यक हो जाता है कि आप उस पैसे का सही इस्तेमाल करें। हम एक उपभोक्ता हैं, उपभोक्ता जो आए दिन कोई ना कोई सामान खरीदते हैं। बट बहुत बार ऐसा देखा गया है कि लिए गए सामान से आप संतुष्ट नहीं हो पाते। ऐसे में क्या आप ऐसा प्रावधान जानते हैं कि आप उसमें कहाँ शिकायत करेंगे या कैसे करेंगे? नहीं, तो आज का अंश दर्शकों होगा बेहद खास, क्योंकि आज के अंक में हम जानेंगे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की विशेषताएं जिसमें उपभोक्ता जो है वो श्रेष्ठ माना जाता है। उपभोक्ता को जितनी भी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उसके लिए सरकार ने बहुत सारे ऐसे नियम कानून बनाए हैं जिनका संरक्षण करके बहुत सारे ऐसे समस्याओं का निवारण किया जा सकता है। तो आइए इस अंक को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं आज के हमारे प्रिय अतिथि का, वागेशा जी का, जो पटना हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं और इस विषय पे बहुत ही गहरी पकड़ रखती हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका वागेशा जी हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू सृष्टि जी एंड दर्शकों को नमस्कार। थैंक यू मुझे मौका देने के लिए आने। तो वागेशा जी, मैं जानना चाहूँगी कि उपभोक्ता जो है, दर्शकों को मेरे बताइए कि उपभोक्ता से अभिप्राय क्या है? उपभोक्ता, जिसे हम जनरल वर्ड में भी कंज्यूमर कहते हैं, हम लोग मार्केट जाते हैं, हर डेली चीज़ की ज़रूरत के सामान खरीदते हैं, चाहे वो किराना का सामान हो, हमारा एसी, फ्रिज, टीवी हो, या एज अ कंज्यूमर हम इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, कार खरीदते हैं। जो भी चीज़ हम मार्केट में जाके अपने यूज़ के लिए खरीदते हैं, एक पैसा दे के, अपने पॉकेट से मेहनत कमाई हुई पैसा देते हैं और उसे अपने यूज़ के लिए लेते हैं, चाहे वो सामान हो या कोई सर्विस हो। तो उपभोक्ता दो चीज़ में होता है, वो पैसे दे के या तो कोई सामान खरीदते हैं जिसे हमें वस्तु कहते हैं, या कोई सर्विस लेते हैं। सर्विस में हमारे पास आ जाएगा, जैसे हम एयरपोर्ट्स गए, फ्लाइट की सर्विस अवेल की, या होटल गए तो वहाँ पे जो सर्विसेज अवेल किए, तो वो लोग जो ये सर्विसेज अवेल करते हैं या कोई सामग्री खरीदते हैं, उन्हें उपभोक्ता माना जाता है। तो इसमें आपका बोलना है कि इसमें गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आ जाते हैं। जी, ठीक है। और उपभोक्ता, मैं जानना चाहूँगी कि दर्शकों के हिसाब से उपभोक्ता कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेके अदालत तक जा सकते हैं अगर उनको उसमें शिकायत हुआ या उसमें संतुष्ट नहीं है या उनके साथ किसी भी तरह की धोखाधड़ी हुई है, तो कौन कौन से ऐसे वस्तुएं हैं जिनके लेके शिकायत लेके वो अदालत तक जा सकते हैं? जी, देखिए, जो कंज्यूमर उपभोक्ता है, हमारे लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज है। पूरे दुनिया भर में हर देश में अलग अलग कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज। हमारे इंडिया में भी 1986 में ही पहली बार सबसे पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ को लाया गया, और अभी वर्तमान में 2019 में नए लॉ को लाया गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, जो 2020 से इफेक्टिव है। उस लॉ के एम्बिट में आपको कैटेगरी दिया गया है कि अगर इस तरह की घटनाएं किसी भी उपभोक्ता के साथ होती है तो वो न्यायालय में जा सकता है, जो उस अधिनियम के तहत बनी हुई है। मैं कुछ आपको उदाहरण दे दूंगी ताकि हमारे दर्शकों को पता चल सके कि रोजमर्रा की चीजों में वो कहाँ तक न्यायालय में जा सकते हैं। हमने एक बहुत विश्वास के साथ कोई पेन खरीदा या कोई एसी खरीदी महंगी, मुझे दुकानदार ने बोला, या जिस कंपनी के शोरूम में हमें जाते हैं वो बोला कि नहीं, आपको ये बहुत अच्छे क्वालिटी का है, ये इन घंटे में इतना गारंटी में देता हूँ कि ये चीज़ को इतना ठंडा कर देगा। आप बहुत अरमान से उस फ्रिज को घर लाते हैं। जनरली देखा जाता है दिवाली के समय हम लोग पूजा पाठ करके नई चीज़ों को अपने घर में लाते हैं। एक दिन वो चला, दूसरे दिन वो खराब हो जाता है। आपकी उसमें कोई गलती नहीं होती, जिसे हम लोग कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, या ट्रांसपोर्टेशन के समय कुछ डिफेक्टिव हो जाता है। डब्बा आप खोलते हैं, घर में जो सामान आता है उसमें डिफेक्टिव पीस आ जाती है। आप बोलते हैं जाके शॉप में कि आप इसको रिटर्न कर दीजिए, देखिए ये प्रॉब्लम आ गया, आपने मुझे ये प्रॉमिस किया था बट आपने मुझे एक डिफेक्टिव कमोडिटी, ये खराब चीज उपलब्ध करा दी, मैंने आपको पैसा खराब चीज के लिए तो नहीं दिया था। तो ये कंज्यूमर ग्रीवांस हो जाता है, एक उपभोक्ता की ग्रीवांस, कि उसकी ये शिकायत है। अगर आपको वो दुकानदार वो शिकायत नहीं कहता है, वो टाल मटोल करता है अपनी बातों को, वो बोलता है कि नहीं, हमने तो सही चीज दी थी, आपके एंड से कुछ गड़बड़ी हुई होगी, तो वहां पे आपको उपभोक्ता न्यायालय में जाने की जरूरत पड़ जाती है। इस तरह के, या हम होटल में गए, वहाँ पे हमसे बोला जाता है, जैसे अभी लॉ आया होगा कि सर्विस टैक्स आप चार्जेस आप नहीं ले सकते हैं, लेकिन आप देखोगे कई जगह होटल में ऐड कर दिया जाता है सर्विस चार्ज के रूप में। तो उस तरह की जो घटनाएं होती हैं, वहाँ पे आप उपभोक्ता न्यायालय में सर्विस से रिलेटेड, और जहाँ पे आप सामान खरीदते हैं वहाँ पे उस चीज़ के लिए आप न्यायालय में। बस हमें यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान देना होगा
कि जो भी सामान हम खरीद रहे हैं वो हमारे खुद के यूज के लिए होना चाहिए। अच्छा, वो पास ऑन नहीं होना जी, चाहिए या वो उससे हम प्रॉफिट अर्न नहीं करना चाहते। अच्छा। क्योंकि आप देखिएगा हमारे अधिनियम में एक शब्द होता है ऐसा सामान जो खुद के जीवनोपारण के लिए, लाइवलीहुड के लिए हम सामान ले रहे हैं और खुद में इस्तेमाल कर रहे हैं, तभी हम कंज्यूमर कहलाएंगे। तो वैसे ही सामान के लिए हम लोग कंज्यूमर न्यायालय जा सकते हैं। अच्छा, 1986 में जो हमारा आया था संशोधन और अभी 2019 में हमारा फिर चेंज हुआ है, तो उसमें क्या ऐसा ज़रूरत पड़ा कि ये सारे बदलाव आए हैं? अच्छा, क्या बदलाव जो आए हैं वो क्या ज़रूरी बदलाव थे और उसका क्या उपभोक्ता को क्या क्या बेनिफिट होगा इससे? जी, 1986 से 2019 तक में आप देखिएगा तो कंज्यूमर मार्केट में काफ़ी चेंजेस आए हैं। बहुत। 1986 में कंज्यूमर्स उतने अवेयर भी नहीं थे जितने अब 2019 में हैं। सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म आ गया, हम लोग का स्लोगन आ गया, जागो ग्राहक जागो आ गए। हाँ। अब लोगों को पता है कि भाई हमें देखना है कि एमआरपी जो है प्रोडक्ट की एमआरपी, उससे हम पैसा पहले नहीं देंगे। हाँ। हमारा बचपन था कि हमें अगर कोल्ड ड्रिंक चाहिए होता तो फ्रिज में, तो फ्रिज वाले दुकानदार 1 या 2 रुपया बढ़ा के हमसे लेते थे कि ये फ्रिज का चार्जेस है। तो वो सब इंस्टांसेस में अब हमें आइडिया नहीं है, बट धीरे धीरे प्लेटफॉर्म बदल गया। तो क्योंकि कहा जाता है कि लॉज ऑब्सोलीट हो गए, चेंज इन्वायरमेंट में आया, सोसाइटी में चेंज आया, इसीलिए हमारे पार्लियामेंट को भी नए मॉडिफिकेशंस के साथ लाना पड़ा। नए मॉडिफिकेशंस में 2-3 महत्वपूर्ण हैं। जनरली पब्लिक न्यायालय के कोर्ट कचहरी से लोग डरते हैं कि वकील के पास जाना पड़ेगा, बहुत खर्चा आएगा, दौड़ना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट में जाना होगा, वहां हारेंगे फिर आगे जाना होगा, बड़ी बड़ी कंपनियों से हम लोग कैसे जीतेंगे। तो वो सब मैकेनिज्म को हटाते हुए यहाँ पे ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट मैकेनिज्म, ADR जिसको हम लोग कहते हैं, कि बातचीत करके बैठा के कोर्ट के बाहर का भी एक अधिनियम लाया गया है। सामंजस्य दोनों में बिठाया जा सकता है। तो एक वो चीज इस नए अधिनियम के अंदर लाया गया है जो कंज्यूमर्स के लिए काफी फायदेमंद है। बहुत फायदेमंद। सिर्फ कोर्ट में ही थ्रू अब नए एक्ट के अंदर आपका मामला नहीं सुलझाया जाएगा, कोर्ट के बाहर भी मामला आपको इसके तहत सुलझाया जा सकता है। तो इसमें क्या पैनल बैठते हैं या आपस में चर्चा हो जाती है? जी, जैसे जनरल लॉज में भी आपका मीडिएशन का है, हमारा लिस्ट ऑफ लोग बने रहते हैं, कुछ एडवोकेट्स रहते हैं उसमें जो आपको मदद करते हैं, कुछ सामाजिक लोग भी रहते हैं जो आपको मदद करते हैं कि आपकी गलती सही दोनों पार्टी को बैठा के बिना कोर्ट कचहरी, बिना जज के सामने फैसला किए दोनों को एक डिसीजन पे लाने की कोशिश करते हैं। तो आपको इसमें जो हर डेट पे जाने का खर्चा, किसी वकील को रखने का खर्चा, ये सब बच जाता है। आप खुद जो कंज्यूमर उपभोक्ता खुद हैं या कंपनी की तरफ से भी जो रहेंगे वो खुद उनके रिप्रेजेंटेटिव जाके इस मामले को सुलझा सकते हैं। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट आया है वैल्यूएशन पे। पहले हमारे कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता था, फिर उसके बाद स्टेट लेवल पे होता था। तो प्रोडक्ट का वैल्यू अगर आपका 10 लाख का है तो आप जिला में जाइएगा, 10 लाख से ज्यादा है तो राज्य स्तर पे जाइएगा। वो वैल्यू को बढ़ा दिया गया है। अच्छा। तो ज्यादा से ज्यादा लोग अपने जिले के अंदर ही अपनी शिकायत कर सकते हैं, उनको जिले के बाहर राज्य स्तर पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा। अगर हेवी अमाउंट का मामला होता है। तो इसी तरह के मॉडिफिकेशंस लाए गए हैं आज के डेट में, आज के कंज्यूमर्स को नीड को सपोर्ट करते हुए। जी। और मैं जानना चाहूँगी कि अगर मान लीजिए एक नॉर्मल उदाहरण देती हूँ कि मैं गई दुकान और एक चप्पल खरीद के लाती हूँ, स्लीपर लेती हूँ और वो दूसरे दिन आके वो टूट जाता है। जी। तो ये सारी चीज़ों को भी जाके कोई कंप्लेन कर सकता है क्या? देखिए, हम कहा जाए तो किया तो ज़रूर जा सकता है, लेकिन जनरली हम लोग इतने अवेयर नहीं, हमारे अंदर एक एप्रीहेंशन होता है कि अगर मैं 1200-1300 का चप्पल ही लूंगी तो शायद उससे ज़्यादा खर्चा मुझे न्यायालय तक जाने में लग जाएगा। बिल्कुल। तो इसीलिए इस चीज़ों को लेके हम लोग उतने जागरूक नहीं रहते। बट हम लोग एज अ कंज्यूमर ये देख सकते हैं कि जिस समय हम कोई सामान ले रहे हैं तो हम उसका बिल ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, उसमें वो अमाउंट जो लेबल के साथ प्रोडक्ट पे लिया गया है जी, वो है कि नहीं, उस पे अंकित है या नहीं। हाँ। तो वो सारी चीजों को अवेयर रखते हुए, तो ये सब तो मानिए छोटी चीज है, बट इसका प्रोविजन है। ऐसा हम नहीं कह सकते चाहे वो 5 रुपए का ये प्रोडक्ट क्यों ना हो। हाँ, क्योंकि ये मेंटेनेंस पे भी आ जाती है बात। आपको कॉम्पनसेशन का भी प्रोविजन है। बिल्कुल। मानिए आप अब एक उदाहरण लीजिए ऐसी घटना का, आप वो स्लीपर पहन के कहीं जा रही हैं जी, वो स्लीपर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के कारण टूट जाता है रास्ते में और आपको उसके कारण चोट आ जाती है। हाँ। आप गिर जाते हैं तो आपके हॉस्पिटल का खर्चा उसमें ऐड हो जाता है। हाँ, आपको मोच आ जाती है, मेडिकेशन का खर्चा, तो वो सारी चीजों को कवर करता है कंज्यूमर कोर्ट। अच्छा। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वो, उससे जो कॉन्सिक्वेंसेज हुआ उसका कॉम्पनसेशन का भी आपको उसमें प्रोविजन बना हुआ है जी, और आपको राइट भी है उसको क्लेम करने का।
और मैं जानना चाहूँगी कि एक ई दाखिल पोर्टल भी आया हुआ है, तो इसमें कंज्यूमर जो है इजीली कैसे उसको कोरिलेट कर सकते हैं, कैसे उसको मतलब हैंडल कर सकते हैं इजीली? क्या कोई ऐसा समस्या आएगा तो ऐसा कुछ रजिस्ट्रेशन फॉर्म है या कुछ ऐसा आईडी है जिसको जाके वो रजिस्टर कर सकते हैं? जी देखिए, स्पेसिफिकली अभी कोरोना के टाइम में ई फाइलिंग का कॉन्सेप्ट आया। उससे पहले अगर हम अपने राज्य बिहार की बात करें तो ई फाइलिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं था। कोरोना के टाइम पे इसको इंट्रोड्यूस कराया गया है। तो इसमें आपको ऑब्वियसली आपका स्टेट कमीशन का वेबसाइट होता है, आप उसके वेबसाइट पे जाइएगा। आपका जो कंप्लेंट है आप उसको या तो हिंदी, इंग्लिश, जिस भी भाषा में आप चाहेंगे वहाँ पे सीक्वेंस दिया हुआ है, आप उसमें अपना ग्रीवांस सबमिट कीजिएगा और अकॉर्डिंगली वो रजिस्टर कंप्लेंट हो जाता है। आप खुद भी कर सकते हैं, खुद भी हो सकता है किसी वकील के थ्रू ये काम करेंगे तो वकील आपके बिहाफ पे ये काम करेगा। प्रोसेस बहुत ही इजी है, कोई लेंदी प्रोसेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप जाइएगा तो आपको बहुत सारा फॉर्म्स भरना पड़ेगा या आपको इतना टीडियस लगेगा कि मैं क्यों ही जाऊं, उससे बेटर तो बहुत ही यूजर फ्रेंडली, कंज्यूमर फ्रेंडली ये एक्ट बनाया गया है ताकि आप इमीडिएटली अप्रोच करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकें। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि उपभोक्ता बहुत परेशान हो जाते हैं कि क्या पता मैं जाऊंगा कि तो इतना खर्च आ जाएगा, पता नहीं किसके पास जाना पड़ेगा, किसके पास मेरे वो अपनी परेशानियां शेयर करनी पड़ेगी। तो आए दिन जो भारत में इतना बदलाव आ रहा है, खरीद फरोख्त के तरीके बदल रहे हैं, हमारा इंटरनेट से बहुत शॉपिंग होती है हमारी, तो इसमें क्या क्या ऐसी सावधानियां हैं जो एक उपभोक्ता को बिल्कुल बरतनी चाहिए ताकि उनके साथ आगे कुछ ऐसा ना हो? जी, एज अ डेली कंज्यूमर, क्योंकि हम लोग को हर दिन मार्केट से हम लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, आप देखिएगा डिफरेंट टाइप के ऐप्स आ गए हैं, मिंत्रा है, अमेजोन है, लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। आपके सारे एटीएम कार्ड्स, पासवर्ड आपके अकाउंट से रिलेटेड रहते हैं, तो इसमें काफ़ी साइबर फ्रॉड का भी केसेस आ रहा है। तो आपका कंज्यूमर राइट का भी प्रॉब्लम आ रहा है, साइबर फ्रॉड का भी आ रहा है। तो वो सब चीज़ों को देखते हुए हमें देखना चाहिए कि कोई ऑथेंटिक वेबसाइट ही हो। जब हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग और ऑनलाइन कंज्यूमर राइट्स की बात कर रहे हैं तो कोई ऑथेंटिक शॉपिंग वेबसाइट से हम वो कर रहे हैं। हमें सब कुछ पढ़ के समझ के देखना चाहिए। अगर हम लोग जनरली मार्केट में जाके कोई सामान खरीद रहे हैं तो उसका, जैसे मैंने पहले भी बोला, एमआरपी देखते हुए, ऑथेंटिक बिल, आजकल दुकानदार क्या करते हैं, एस्टिमेट लिख के आपको दे देते हैं पुर्जा काट के। उनका कहना होता है कि यही हमारा बिल है, बट वो होता नहीं है। तो एज अ कंज्यूमर हमेशा हमें फोकस करना चाहिए कि हम उनसे उनका कैश मेमो मांगे, उनका टिन रजिस्ट्रेशन नंबर मांगे, जीएसटी नंबर, जी, सारा चीज आपका मेंशन रहता है। कभी भी आप एस्टिमेट पे ना जाए, क्योंकि उससे होता क्या है, वो लोग दुकानदार खुद नहीं देना चाहते क्योंकि उन्हें भी बहुत सारी लिमिटेशंस और कंप्लायंसेस को फॉलो करना पड़ता है, तो वो भी डरते हैं। अगर आप एज अ अवेयर कंज्यूमर आप मांगिएगा तो वो भी समझेंगे कि आपको आपके राइट्स के बारे पता है, और अगर आपको वो खराब चीज देंगे तो आगे जाके उन्हें भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो आज के डेट में जहाँ इतना ट्रांजैक्शंस हो रहा है, तो हम लोग एज अ वेल अवेयर कंज्यूमर यही कर सकते हैं कि सब चीज़ देख के, समझ के, बोल के, सामने वाले को बता के कि भाई देखिए मुझे पता है कि आज के डेट में क्या क्या हो सकता है। सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, आपका ट्विटर ऐप है जहाँ पे आप बहुत सारी चीजें के बारे कंप्लेन कर सकते हो और कंपनी लोग उस पे एक्ट भी करती है। बिल्कुल, आप किसी को भी टैग कर सकते हो, किसी को भी शेयर कर सकते हो। जी, तो हमें बस आंख बंद करके ही, क्योंकि दुकानदार बोल रहा है कि ये चीज अच्छी है, हमें नहीं लेना चाहिए। हमें खुलवा के, चेकिंग करवा के, अगर कोई सामान आ रही है तो उसी बंदे के सामने वो चीज खुलवा के, जो वो सामान लेके हमारे घर आ रहा है, उनके सामने प्रोडक्ट अनपैक करा के, सारी चीजों को देखते हुए अगर हम लोग प्रोसीड करेंगे तो आई थिंक बहुत हद तक हमारा पैसा हमारी जरूरत की चीजों में ही जाएगा और हमें इननेसेसरी लिटिगेशन में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी, मैं जानना चाहूँगी कि हमारा भारत जो है 87% ऐसा देखा गया है कि एडवर्टाइजमेंट पे बहुत फोकस करता है जी। और यहाँ की मतलब किसी प्रोडक्ट की कितना मतलब चर्चा में है वो प्रोडक्ट, वो एडवर्टाइजमेंट पे डिपेंड कर जाता है। जी। तो भ्रामक जो विज्ञापन आने लगे हैं बहुत सारे, तो इस पे क्या है, कंज्यूमर जो हमारा है इसमें क्या ऐसा किया गया है? आप देखिएगा कि इस तरह का जो डिसेप्टिव एडवर्टाइजमेंट का कॉन्सेप्ट आया, उसमें भी अब काफी चेंजेस है। पहले हमारे बहुत सारे ब्यूटी क्रीम्स वगैरह को इस तरह से पोर्ट्रे किया जाता था कॉम्प्लेक्शन इंक्रीज करने के, लेकिन आज के डेट में आप देखिएगा वैसा नहीं है। अब आपको दूसरे तरीके से, तो वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के एम्बिट में हम लोग को लाया जाता है कि आप ऐसी बातें, ऐसी डिसेप्टिव बातें कंज्यूमर को ना बोले जिससे वो धोखा देके आपके प्रोडक्ट को खरीदे। तो उस पे भी चेक होता है। अगर आपको लगता है कि कुछ आपको बाय वे ऑफ गलत एडवर्टाइजमेंट से प्रॉमिस किया गया है जो कि वो प्रोडक्ट फुलफिल नहीं किया है,
तो वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के एम्बिट में आ सकता है और उसके लिए आप कंज्यूमर में मूव कर सकते हैं कि उन्होंने धोखा देके गलत बात कह के अपने प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश की है। अच्छा। और जैसे ऑनलाइन मार्केटिंग की बात हुई, तो जैसे ही हम लोग ऑनलाइन मार्केटिंग में जाते हैं, जैसे मैं या हम कोई भी कोई सामान बुक किया हमने, और उसमें जब डेटा मांगता है तो सारा डेटा एक पर्सन का सारा चीज़ शेयर हो जाता है। आई गेस ईमेल आईडी हो गया, आपका फ़ोन नंबर हो गया, आपका फुल एड्रेस शेयर हो जाता है उसमें। तो ऐसा क्या डेटा प्राइवेसी कुछ ऐसा नाम का रहता है कि मान लीजिए अगर मेरा डेटा किसी और के साथ शेयर हो जाए तो इसके लिए क्या प्रावधान है? जी, डेटा शेयर का बहुत रीसेंट एग्जांपल देखिएगा कि आप अगर जस्ट डायल या इस तरह के किसी भी चीज़ पे आप मानिए कोई क्वेरी डालते हैं जी, तो ऑटोमेटिकली आपको वहाँ से 3-4 लोगों का कॉल आने लगता है। और उसी तरह तो आपका जो डेटा था, आपने जो बहुत विश्वास करके कहीं पे क्वेरी खोजी, सब आजकल इतना इंटर रिलेटेड है कि आपका डेटा प्रॉपर्ली शेयर हो जाता है। आप इस केस में अब अपने आप को कैसे बचाइएगा? आपका डीएनडी वगैरह का एक प्रोविजन आता है कि अनवांटेड कॉल्स को आप ब्लॉक कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो आप वो एक यूज कर सकती हैं। दूसरा, अगर आपको लगता है कि ऑनलाइन में आप इधर उधर अपना इंफॉर्मेशन, जैसे मैंने पहले भी बोला, ऑथेंटिक वेबसाइट पे ही आप शेयर कीजिए। तीसरा, आपको लगता है हमारा साइबर क्राइम का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, भले ये कंज्यूमर में नहीं कवर्ड होगा, बस हमारा आईटी एक्ट है 2000 का, उसमें अगर आपके साथ कोई साइबर क्राइम या साइबर फ्रॉड होता है तो आप वहां पे जाके कंप्लेन कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ स्पेसिफिकली डेटा प्रोटेक्शन को लेके कुछ नहीं आया है। जी, जो भी हमारा एम्बिट है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के ही अंदर है। तो हमें उसी का रिकॉर्ड्स लेना पड़ेगा। अगर हमारे साथ हमारा कई वेबसाइट से इंफॉर्मेशन शेयर होता है, उससे हमें कुछ हनन हो रहा है, तो हमें आईटी एक्ट के अंदर ही लेना होगा। अच्छा। और जैसे हम लोग कंपनी में या फिर किसी भी कंपनी में कहीं भी साइन करने जाते हैं, फिर आगे कोई प्रोसीजर सेंड करते हैं, तो उसमें आता है लिख के आप, या फिर पॉलिसी वाला आप बोल लीजिए, टर्म्स एंड कंडीशंस, जो एक वन साइडेड चीज़ हो गई, क्योंकि उन्होंने दिया कि ये सुनिश्चित चीज़ें हैं जिनको आपको मानना ही होगा, तो आपको वो टिक करके आगे बढ़ जाना है। मे भी उसमें कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हों जो कि आपके लिए सुटेबल ना हो, और आपको बाद में लगा कि ये सारी चीज़ें तो मतलब मैं नहीं मान सकती, तो क्या इसको लेके आप ये अदालत जा सकते हैं? जी बिल्कुल। जैसे ये केसेस आप जनरली देखिएगा पॉलिसी में, इंश्योरेंस पॉलिसी हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हम लोग लेते हैं, या कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन हमें सामान खरीदते हैं, वारंटी कार्ड पे जो हमें साइन करवा दिया जाता है, वो सब केसेस बहुत ही जनरल केसेस है जहाँ पे ये देखा जाएगा। जैसे हम लोग जनरली लॉ के एम्बिट में जनरल स्टैंडर्ड टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, वैसे टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो कंपनी खुद बनाती है और वो चेंज नहीं किया जा सकता, मेरे कहने पे वो चेंज नहीं करेंगे वो। तो वैसे केसेस में न्यायालय क्या करती है, न्यायालय बहुत ही उनको एक तरफा मानते हुए वो देखती है कि क्या वो टर्म्स एंड कॉन्ट्रैक्ट कंज्यूमर के राइट्स के लिए प्रोटेक्टेबल है या नहीं है, वो उनको वेलफेयर करती है या नहीं करती। क्योंकि हमारा भारत नेशन ऐसा है कि हमेशा वो सिटीजन्स के लिए, हम लोग इंडिया को वेलफेयर स्टेट कहते हैं, तो वो हमेशा उसी तरह के लॉज बनाई है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी एक वेलफेयर लॉ है, तो हमेशा कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के तरफ ही एम किया जाता है। तो अगर उस टर्म्स एंड कंडीशन को, जो जनरली ये एक नेचुरल प्रैक्टिस है, हम लोग जैसे लॉ में कहते हैं जुडिशियल नोटिस कोई चीज़ का, जज साहब को भी पता है, कंज्यूमर को भी पता है कि वो माइन्यूट लिखे हुए चीज़ों को पढ़ना पॉसिबल नहीं है, एंड उनको बिना साइन किया हुआ हम वो प्रोडक्ट अवेल भी नहीं कर सकते हैं। तो वो देखती है कि जिस उसमें से अगर किसी टर्म पे कंपनी रिलाई कर रही है, तो क्या वो ऐसा है जो कंज्यूमर के एकदम अगेंस्ट है, अनरीजनेबल है। अगर वो उसकी रीजनेबिलिटी को टेस्ट जुडिशरी करती है, तो अगर कंज्यूमर कोर्ट में लगता है कि नहीं वो अनरीजनेबल है, तो उसके बिहाफ पे डिनाई नहीं करेगी वो रिलीफ को, वो एग्जामिन करती है वैसे टर्म्स को। जी ठीक है। मैं जानना चाहूँगी कि उपभोक्ता, जैसे मान लीजिए मैं जाती हूँ कोई एक केस को लेके निचले स्तर के अदालत पे, और मैं वहाँ के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो क्या मैं फिर उसको उसी केस को लेकर उच्च न्यायालय पे जा सकती हूँ? जी, जैसे आपको एक्ट में पहले भी 86 के भी एक्ट में और 19 के भी एक्ट में आपका दिया हुआ है कि सबसे पहले आपको कहाँ अप्रोच करना है। अच्छा। वहाँ पे जो भी फैसला होता है आपके पक्ष में या आपके विपक्ष में, आपके पक्ष में होगा तो आपका अदर साइड अगर वो उस फैसले को नहीं, उसको अग्रीव्ड है, तो वो मूव करेगा अहेड। अगर आप नहीं है तो आप मूव कीजिएगा। अच्छा। तो हमारा सिस्टम बना हुआ है, पहले जैसे जिला में होता है जनरली, अगर पटना जिला से मामला है तो जिला में होगा, जिला से हार जीत के बाद आपका राज्य स्तर पे होता है, राज्य स्तर के बाद आपका
नेशनल लेवल पे होता है और फिर वहाँ से कोर्ट्स में मूव करता कोर्ट है। में मूव जी, ये यहाँ पे कमीशन होता है, कमीशन के बाद आपका कोर्ट होता है। अच्छा, और ऐसे क्या सारी चीज़ें हैं जो कंज्यूमर को ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि बहुत सारा मार्क मेंशन रहता है जी, एक प्रोडक्ट जी, में। जी, मैं देखी हूँ एग मार्क करके एक आता जी, है, जी। फिर एक ISI मार्क रहता जी, है, जी। आप गोल्ड में लेने जाओ तो जी, आप आपका हॉल 9 मार्क रहता जी, है। जी, जी। तो ये सारी चीज़ें सर्टेन कुछ आप बता दो, ताकि कुछ हमारे जो दर्शक हैं वो कोई भी सामान लेने से पहले इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखें। जी, आप देखिएगा कि हमारे न्यूज़पेपर्स में जनरली गवर्नमेंट हमेशा जी। फॉर द अवेयरनेस ऑफ कंज्यूमर्स आपको इस मार्क्स के बारे पब्लिश करते रहती है। जी। आप किसी भी नेशनल न्यूज़पेपर या लोकल न्यूज़पेपर में देखिएगा, जैसे गोल्ड खरीदते समय जनरली बहुत ही रिसेंट है, बहुत लोग का अपना मेहनत की कमाई हर ओकेजन पे गोल्ड खरीदते हैं। बिल्कुल। तो गवर्नमेंट ने बताया हुआ है कि 24 कैरेट 22 कैरेट गोल्ड पे किस तरह के मार्क्स, आपका ट्रायंगल होता है, BIS मार्क होता है, 916 मार्क होता है, जी। 3 तरह के मार्क्स आपको चेक करना होता है। तो आपके कंज्यूमर आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका दुकानदार, आप गोल्ड खरीदने जा रहे हैं, आपका दुकानदार बोलेगा हाँ हाँ सारा मार्क्स है, तो आपको उस पर रिलाई नहीं करना चाहिए, आपको उनसे चेक करवाना चाहिए कि एक्चुअली में वो मार्क्स है भी या नहीं प्रोडक्ट पे। हाँ। यहीं पे आपका कंज्यूमर अवेयरनेस आता है। आप वो प्रोडक्ट पे देखिए कि वो मार्क्स है या नहीं, और उसके बाद उनको लीजिए। अगर हमें कुछ खाद्य पदार्थ लेते हैं, कुछ पैक्ड फूड लेते हैं हम लोग, कोई भी सामान लेते हैं, तो उस पर मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, सारी चीजें होती हैं, क्या वो सर्टिफाइड है या नहीं है। तो वो सारी चीजों को हम लोग को देखना है। अगर कोई दुकानदार एक्सपायर्ड प्रोडक्ट ले रहा है, तो हम लोग जब तक पैकेजिंग पे उसको चेक नहीं करेंगे वो कंप्लीट नहीं होगा। तो ये सब चीजों को हमें अवेयर रखते रहना है, और गवर्नमेंट हमेशा अपना गाइडलाइंस निकालते रहती है कि किस प्रोडक्ट को लेके आपका कैसा कैसा अवेयरनेस आप देख सकते हैं, क्या उसका प्रिकॉशनरी मेजर्स है। और जैसे कि बहुत बार ऐसा देखा गया कि नॉनवेज एंड वेजिटेरियंस के लिए भी कुछ ऐसा पर्टिकुलर मार्क रहता है उसमें। आपको जैसे वेजिटेरियन के लिए ग्रीन मार्क स्क्वायर ब्रैकेट में डॉट, एंड नॉनवेज के लिए रेड और वो रहता है। स्पेसिफिकली नहीं लिखते हैं वेज एंड नॉनवेज कई बार, बट आपको रेड एंड ग्रीन का डिफरेंस वो रहता है उस पे। अगर किसी प्रोडक्ट में मान लीजिए मैं लेती हूँ और उसमें ऐसा चीज़ हो गया या फिर ऐसी चीज़ें उसमें डाली गई हैं, उसमें मैं कंपोजिशन पढ़ रही हूँ और कुछ ऐसी चीज़ हैं जिसके मेरा विरोधाभास है और मुझे लगता है कि ये मेरे जान हानि हो सकती है इससे, तो इसको लेके मैं डायरेक्टली कोर्ट तक जा सकती हूँ? जी जी, आपको जैसे इसको हम लोग कहते हैं दोज फूड आइटम्स विच आर बीइंग सोल्ड हजार्डस टू हेल्थ। अगर आप अधिनियम पढ़िएगा तो उसमें बहुत सारा कैटेगरी दिया हुआ है कि किस किस तहत के अंदर आप न्यायालय जा सकती हैं। उसमें एक है कि ऐसा कोई चीज जो बेचा जा रहा है मार्केट में जो हजार्डस टू हेल्थ है, आपके हेल्थ के लिए हानिकारक है या जनरल पब्लिक के लिए हानिकारक है, तो इस चीज के लिए भी आप मूव कर सकते हैं। हाँ, तो मानिए क्योंकि कंपनी लोग कई बार बहुत ही छोटे छोटे चीजों में लिख देती है, उनको लगता है कि वो मार्केट में निकल जाएगा, बट वो हमारे हेल्थ के लिए हजार्डस होता है। तो आप उस प्रोडक्ट के कॉम्पोजिशन पे जो मैन्युफैक्चरर है उनके खिलाफ कंप्लेंट कंज्यूमर कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। उपभोक्ता के जैसे 6 अधिकार हैं। जी जी। तो सुनने का अधिकार, चुनने का अधिकार, तो जैसे चुनने का अधिकार में मान लीजिए कि मैं होलसेल मार्केट में जाती हूँ, मुझे वही सामान बहुत चीपेस्ट प्राइस में मिलता है और वही चीज़ रिटेल प्राइस में बहुत हायर दाम में मिलता है, तो इतना जो डिफरेंस आ जाता है मार्केट में प्राइस को लेके, तो क्या ये मार्केट को डिस्टर्ब नहीं करता? जी देखिए, पहले ये सब होलसेल एंड रिटेल को किया गया, शुरू में अगर देखा जाएगा हम लोग मोनोपोली ट्रेड प्रैक्टिस से जूझ रहे थे कि कोई एक ही सप्लायर था, वही अपने मनचाहे दाम पे उसको बेचे जा रहा था। उसको तोड़ने के लिए होलसेल एंड रिटेल का कॉन्सेप्ट लाया गया, बट गवर्नमेंट का इंटरवेंशन या नाले का इंटरवेंशन वहां पे होता है जहां पे प्राइसिंग बहुत ही अनफेयर होती है। अनफेयर हो जाए। जी, अगर प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट अनफेयर है तो वहां पे आप कंज्यूमर नाले में जा सकते हैं। पैक्ड मटेरियल पे ही अगर प्राइसिंग कहीं एमआरपी और कहीं एमआरपी से बहुत कम मिल रही है, तो जनरली केसेस होता है कि ये डुप्लीकेसी का तो माल नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल जरूरी नहीं है, उतना गैप मार्जिन आपका नहीं रहता है। तो जहां भी आपको मेजर प्राइस डिफरेंस होता है तो वहां पे डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स है या नहीं, जाली माल है क्या है, तो वो सब चीजों में कंज्यूमर कोर्ट का इंटरवेंशन आ जाता है। तो मैं लास्ट में कुछ बताना चाहूँगी, दर्शकों को ऐसा कुछ गाइडलाइन प्रोवाइड करिए ताकि वो आज के बाद अगर मार्केट जाएं तो बहुत सतर्क होके जाएं और बोलें कि नहीं, मैं यहाँ सुनी हूँ कि इन चीज़ों का परिपालन करके मैं कहीं भी गलत सामान नहीं खरीद सकती।
हाँ, ये इंटरव्यू जहाँ तक हमारे दर्शक जो कंज्यूमर है वो देख रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, बट जो शॉप वाले हैं उनके लिए शायद थोड़ी दिक्कत ना हो जाए, बट दोनों में ही साइड में बेनिफिट है। मैं इतना ही कहूँगी, शॉप ओनर्स खुद भी कंज्यूमर होते हैं, वो भी अपना सामान किन्हीं से खरीद के ही अपना जीवन चलाते हैं, तो वो भी कभी ना कभी इस चीज़ का शिकार बन सकते हैं। तो हमारा एक चेन बना हुआ है, जो खुद भी वो माल बेचते हैं वो किन्हीं और से लेके आते हैं। तो हमेशा हमें प्योरिटी, प्रोडक्ट प्योर है या नहीं, उसकी क्वांटिटी, अगर वो 1 किलो बोल के दे रहे हैं तो वो 1 किलो है या नहीं, वो चेक हमें करना चाहिए। तो इन सब वो जो माप तोल का सामान अपने पास रखें, वेट एंड मेजर्स अपनी दुकान में रखें, वो सही है या नहीं है। तो ये सब बेसिक चीज़ों का हमें, जो प्रोडक्ट वो बेच रहे हैं वो कहीं एक्सपायर्ड तो नहीं है, पैकेट फटा हुआ तो नहीं है, कुछ भी वो पैक करके हमें नहीं दे रहे हैं, डिफेक्टिव टूटी हुई चीजें नहीं दे रहे हैं, क्रैक चीजें, हाँ, तो वो हमें देख के सामान लेते हुए जिस समय हम अपनी मेहनत की कमाई दे रहे हैं, लगा रहे, तो हर चीजों का ध्यान रखना हमारा बनता है। तो आज के जो अंक है इसको यहीं हम लोग अंत करना चाहेंगे, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका वागेशा जी। बहुत सारी ऐसे ज़रूरी चीज़ें आप हमने बताई जो हमारे उपभोक्ता और हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। मैं उपभोक्ता को बोलना चाहूँगी कि आज के अंश को देखने के बाद आपको बहुत कुछ ऐसी जानकारियाँ मिली होंगी जिसका परिपालन करके आप अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऐसे बदलाव ला सकते हैं, और बहुत सारे ऐसी चीज़ों को समझेंगे, ताकि आज के बाद दुकान जाने के बाद अगर कोई भी चीज़ ऐसे दुकानदार आपको देते हैं तो आप उसको देख के, समझ के, पढ़ के लें, ताकि आपको आगे जाके कोई ऐसा प्रोसेस ना फॉलो करना पड़े। और नहीं तो बहुत सारा कंज्यूमर अवेयरनेस चीज़ें हैं जिनका परिपालन करके आप आगे कोर्ट तक जा सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, आगे अंश में फिर मिलेंगे। आज के लिए धन्यवाद।